भारत ने अपने विदेश मंत्री जयशंकर सर को मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज के दौरे पर भेजकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कौन सी डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग करने की कोशिश की है। जर्मनी की हार से सीख लेते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट के लिए भारत कौन सा डिप्लोमेटिक कैंपेन स्टार्ट करने वाला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अडानी ग्रुप के बचाव में आकर क्या स्टेटमेंट इशू की है और किसके ऊपर आरोप लगाया है, क्या है ये पूरा मामला, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में टर्की की करेंसी लीरा का क्या हाल हो गया है कि उसके सामने इंडियन रुपीस एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगने लगा है, उस पर भी हम बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के बारे में, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत ने अपने विदेश मंत्री को अरब देशों की मल्टीनेशनल विजिट के ऊपर भेजा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर आज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की विजिट के ऊपर रवाना हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में जयशंकर सर कतर का दौरा करेंगे, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट कर रहा है। उसके बाद जयशंकर सर ओमान जाएंगे। ओमान भी इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि ओमान के ऊपर ईरान प्रेशर डाल रहा है कि वो ईरान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ होर्मुज में टोल फी चार्ज करने का मैकेनिज्म को ज्वाइन कर ले। कतर और ओमान के साथ साथ जयशंकर सर बहरीन और कुवैत का भी दौरा करेंगे। ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर सर पहली बार मिडिल ईस्ट के इन गल्फ कंट्रीज को विजिट करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों को विजिट करने के बाद जयशंकर सर वहां से अमेरिका के न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। न्यूज आ रही है कि भारत ने साल 2028-29 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपने दावेदारी पेश की है। जयशंकर सर उसके लिए कैंपेन लॉन्च करने न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहे हैं। कैंपेन लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि जयशंकर सर वहां पर कोई रैली निकालेंगे या गैदरिंग को संबोधित करेंगे, बल्कि जयशंकर सर न्यूयॉर्क जाकर दूसरी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात कर भारत की मेंबरशिप बिड के लिए सपोर्ट मांगेंगे। बाकी कंट्रीज को इसलिए रीच आउट करना पड़ता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होता है, उनका चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी मेंबर्स देश वोटिंग के जरिए करते हैं। इसीलिए भारत अलग अलग कंट्रीज को रीच आउट कर अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है। अब इस तरह के कैंपेन करने इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम रीजन से कई सारे देश दावेदारी पेश कर लेते हैं और जीतने के लिए 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं। जितने ज्यादा देशों का साथ होगा, नॉन परमानेंट सीट की दावेदारी उतनी ज्यादा पक्की मानी जाती है। और सिर्फ भारत ही नहीं, इलेक्शन से काफी पहले ही दुनिया के बाकी देश भी डिप्लोमेटिक आउटरीच स्टार्ट कर देते हैं, मीटिंग्स करते हैं और सपोर्ट सिक्योर करते हैं, ताकि वोटिंग के दिन उनके पास पर्याप्त वोट्स मौजूद हों। अभी पिछले महीने चुनाव में कम वोट्स के कारण जर्मनी हार गया था, जिसके बाद साल 2027-28 टेन्योर के लिए जर्मनी को नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया था। साल 2028-29 टर्म के लिए इलेक्शन अगले साल मई या फिर जून महीने में के आसपास होंगे और भारत ने अपना कैंपेन ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया है, जो दिखाता है कि हम जर्मनी की तरह इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं और अभी से भारत की सरकार ने सपोर्ट इकट्ठा करना और तैयारी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत पिछली बार नॉन परमानेंट मेंबर बना था साल 2021-22 टर्म के लिए, जिसका मेजॉरिटी समय कोविड-19 से डील करने में बीता था। अभी तक भारत 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है और हमने सिक्योरिटी काउंसिल में 16 साल सर्व किया है। वैसे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब जयशंकर सर अमेरिका के न्यूयॉर्क में होंगे तो क्या वहां पर जयशंकर सर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच कोई मीटिंग होती है या फिर नहीं। अभी तक तो दोनों कंट्रीज ने इस तरह की मीटिंग के बारे में बिल्कुल कोई शेड्यूलिंग नहीं की है और ना ही कुछ बताया है। इसके लिए हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। नॉन परमानेंट मेंबर सीट के लिए कैंपेन लॉन्च करने के बाद जयशंकर सर वहां से यूरोपियन यूनियन के देश बेल्जियम जाएंगे। बेल्जियम में इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की एक मीटिंग होनी है, जो कि 3rd राउंड कंडक्ट होगा, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर, उनके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और अश्नवी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवेज मिनिस्टर के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT मिनिस्टर का पदभार भी संभाल रहे हैं। ये तीनों बेल्जियम के दौरे पर होंगे। टोटल 6 देश इस दौरे में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच गौतम अडानी ग्रुप के केस को लेकर। CNN, रॉयटर्स और BBC ने भी इसको कवर किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने US फेडरल कोर्ट में ऑफिशियली ये कह दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अडानी ग्रुप के खिलाफ जो ब्राइबरी, रिश्वत लेने और फ्रॉड करने का क्रिमिनल केस फाइल किया गया था, वो शुरू से ही लीगली वीक था, यानी कि कानूनी तौर पर कमजोर केस था और उसको लाना ही नहीं चाहिए था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी फाइलिंग में कोर्ट से कहा है कि ये केस नेम एंड शेम अप्रोच जैसा लग रहा है, जबकि इसके ट्रायल तक पहुंचने की संभावना भी बहुत ही कम थी। अब नेम एंड शेम का सिंपल मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या कंपनी को पब्लिक में बदनाम कर देना, चाहे बाद में उसके ऊपर जो केस लाया गया है वो प्रूव हो भी या ना हो।
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी को बदनाम करने के लिए केस लाया था, ऐसा उनको लगता है। वैसे यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले इस केस को वापस लेने का फैसला सुनाया था तो फिर कोर्ट के सामने इतनी लंबी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल अमेरिका में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के चार्जेस ड्रॉप कर देने से कोई भी क्रिमिनल केस खत्म नहीं हो जाता है। फाइनल अप्रूवल कोर्ट और जजेस ही देते हैं। पिछले हफ्ते जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो चार्जेस लगे थे उनको वापस लेने की असली वजह क्या है और उनको सिर्फ एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इसी सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट को 10 पेज की एक डिटेल्ड फाइलिंग दी है जिसमें बताया गया है कि एलिजेड घटना भारत में हुई, इसमें इंडियन कंपनीज और भारत के ऑफिशियल शामिल थे और ये अमेरिका की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन या नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था और प्रोसिक्यूशन के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम थी। ये केस प्रूव होता इसके काफी कम चांसेस थे, इसलिए सरकार के मुताबिक इस केस को आगे बढ़ाना ना लीगल तौर के ऊपर सही है और ना ही प्रैक्टिकल है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि गौतम अडानी को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन केस डिसमिस यानी कि केस खत्म करने का जो ऑर्डर है वो कोर्ट की तरफ से आना भी बाकी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने जानकारी दी है कि अगले 6 महीनों में भारत 3 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को कंक्लूड करने वाला है और ये 3 देश हैं कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील। पीयूष गोयल सर ने कहा है कि ये तीनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले 6 महीने के अंदर ही फाइनल कर दिए जाएंगे। पीयूष गोयल सर ने जानकारी दी है कि तीनों देशों के साथ नेगोशिएशंस फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दी गई है। कल यानी 6 जुलाई को भारत से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक टीम एफटीए की अगले राउंड की नेगोशिएशंस के लिए कनाडा जा रही है और न्यूजीलैंड के साथ जो भारत में रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल किया था उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसी साल 2026 में ही ऑपरेशनलाइज हो जाए। ये कहना है पीयूष गोयल सर का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की से। ऑटोमन एम्पायर का सपना दिखाते दिखाते अर्दोगान ने टर्की के लोगों का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि टर्की के आम नागरिक और जो टर्की में लोग रह रहे हैं वो लोग इंडियन रुपीस यानी कि भारत की करेंसी के नोट्स तक लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप महात्मा गांधी वाला नोट भी उनको दोगे तो वो भी उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो टर्की की खुद की नेशनल करेंसी टर्किश लीरा है उसको टर्की के लोग लेने से आज की डेट में वहां पर इनकार कर रहे हैं। न्यूज आ रही है कि टर्किश लीरा एक बार फिर से दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज की लिस्ट में आ गई है, इतिहास में सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गई है। एक यूएस डॉलर की कीमत 46.77 टर्किश लीरा तक गिर गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टर्की की गवर्नमेंट ने टर्किश लीरा को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए इस साल $26 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स और ट्रेजरी बिल्स भी बेच दिए थे, लेकिन उसके बावजूद टर्किश लीरा का डाउनफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज से ठीक 18 साल पहले टर्किश लीरा और यूएस डॉलर आपस में एक ही रेंज में हुआ करते थे। 2008 को एक यूएस डॉलर 1.25 टर्किश लीरा के बराबर था, यानी 100 यूएस डॉलर 125 टर्किश लीरा के बराबर थे। लेकिन आज की डेट में 100 यूएस डॉलर की वैल्यू 125 टर्किश लीरा की जगह 4,677 टर्किश लीरा हो गई है। 2008 से लेकर 2026 के बीच टर्किश लीरा 98% तक डाउन आ गई है। भारत की करेंसी के टर्म्स में शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, इसलिए हमने इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशंस की हैं। साल 2010 में एक टर्किश लीरा की वैल्यू भारत के 30 रुपए 50 पैसे के बराबर थी, यानी 16 साल पहले 2010 में टर्की की करेंसी भारत से 30 गुना मजबूत थी। लेकिन आज 2026 में एक टर्किश लीरा की वैल्यू 2 रुपए 3 पैसे हो गई है, यानी अब टर्की की करेंसी भारत से केवल 2 गुना मजबूत रह गई है। 30 गुना से सीधा नीचे गिरकर 2 गुना रह गई है और जिस तेजी से टर्किश लीरा नीचे गिर रहा है, कल को टर्की की करेंसी भारत से भी वीक हो सकती है। लगातार डेप्रिशिएट होती टर्किश लीरा के कारण अब टर्की के लोग जो शॉप्स चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर से लेकर मॉल्स, होटल्स और जहां पर भी बिजनेस को पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो सब खुद की करेंसी टर्किश लीरा को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हैं। जो भी टर्की के अंदर टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे यूएस डॉलर या यूरो में ही पेमेंट क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों ने घरों में भी यूएस डॉलर और यूरो करेंसी में सेविंग्स रखना स्टार्ट कर दिया है। टर्की के लोगों को डर है कि जो आज की डेट में उनके पास टर्की की करेंसी है, जो वो सेविंग कर रहे हैं, कल को उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, इस वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है और वो दूसरी करेंसीज को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब ये बात सच है कि केवल करेंसी से ही हम किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जज नहीं कर सकते हैं। भारत की भी करेंसी ओवर द टाइम डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन जिस स्पीड से टर्किश लीरा नीचे गिर रहा है वो अलार्मिंग है। लगातार डेप्रिशिएट होती करेंसी के कारण टर्किश गवर्नमेंट के जो यूएस डॉलर में सॉवरेन बॉन्ड्स थे वो भी लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। जितने भी फॉरेन करेंसी एसेट्स थे वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। ऊपर से टर्की के अंदर इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में 32% के आसपास चल रहा है और रेफरेंस के लिए भारत का इन्फ्लेशन रेट 3.9% है।
इसके साथ ही टर्की की जीडीपी भी अर्दोगान के आने के बाद कुछ खास नहीं बढ़ी है। साल 2003 से लेकर 2026 का जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.5% के अराउंड है। बस यही कारण है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान लगातार और भी कट्टर मुस्लिम लीडर बनते जा रहा है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव लीडर जिसके रूल में टर्की की इकॉनमी ने ग्रोथ की होती वो तो अर्दोगान बन नहीं सके। इसलिए अब अर्दोगान अपने देश के लोगों को ऑटोमन एम्पायर की तरह मुस्लिम देशों का लीडर बनाने का सपना देख रहे हैं, या ये कह लो कि सपना लोगों को दिखा रहे हैं।